नमस्कार, देश की बात पे हाजिर हैं और पहले खबर हम देश से जुड़ी हुई कतर से जुड़ी बता रहे हैं। कतर में नौसेना के रिटायर्ड पूर्व अधिकारियों की फांसी की सजा मामले में विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कानूनी अपील फाइल की गई है। विदेश विभाग के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि हम कतर दूतावास के संपर्क में हैं। ये संवेदनशील मामला है, इसमें कयास ना लगाएं। ओके, और इस पर अधिक जानकारी के लिए आइए सीधे चलते हैं अपने सहयोगी कादम्बिनी शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। कादम्बिनी, तो क्या हुआ है आज विदेश मंत्रालय में कतर के मामले में, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है। क्या जानकारी वहां से मिली है? जी देखिए, जो जानकारी मिली है, जो यहाँ पर जो प्रवक्ता हैं विदेश मंत्रालय के, उन्होंने ये साफ कहा जब उनसे सवाल पूछा गया कि इस मामले में अपील जो है वो दाखिल हो चुकी है और अपील दाखिल होने के अलावा 7 नवंबर को यानी परसों उन्हें काउंसलर एक्सेस भी मिला, यानी कि वहाँ जो हमारा जो दूतावास है वो इन सभी 8 जो नेवी के पर्सनल हैं उनसे जाकर उन्होंने मुलाकात की। आपको पता है कि काफ़ी दिनों से वो जेल में है। ये भी बताया जा रहा है कि विदेश मंत्रालय जो है लगातार उनके परिवारों के संपर्क में है। जजमेंट के बारे में पूछा गया, क्योंकि जजमेंट के अंदर क्या कुछ है ये अभी तक सामने नहीं आया है। बताया गया कि ये जजमेंट जो है सिर्फ लीगल टीम को ही पता है, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल है। तो ये जो पूरा मामला है उसमें भारत ने पहले ही साफ कहा है कि जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। बेहद शॉक करने वाला ये मामला है और जब से ये फैसला आया है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस इसको कहते हैं, तो करीब 7 से 8 महीने के अंदर ही सारी सुनवाई हुई। 7 सुनवाई के अंदर ही इनको मौत की सजा दे दी गई है। तो ये अभी साफ नहीं है कि आखिर उसमें क्या है, ये पब्लिक नॉलेज नहीं है। लेकिन लीगल टीम जो है वो भारत सरकार ने जिसको हायर किया है वो लगातार इस मामले को देख रही है और इसमें अब अपील फाइल हो चुकी है। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है इसमें। बिल्कुल, आप बने रहिए कादम्बिनी, हमारे साथ उमाशंकर सिंह भी मौजूद है। तो कादम्बिनी, आप ही से पूछ लेते हैं, तो सवाल ये बहुत अहम इसलिए हो जाता है, काउंसिलर एक्सेस की बात है। मामला इतना सेंसिटिव है कि कोई हम सीमा ना लांगे, लेकिन अपने आप में ये भी बड़ी राहत की जो छोटी छोटी खबरें आती हैं वो भी कुछ राहत देती हैं। इसके क्या मायने? जी देखिए, सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यह है कि कतर जो है उससे रिश्ते अच्छे हैं। वहाँ पर साथ में एक्सरसाइजेज होते हैं, जो सेना की एक्सरसाइजेज हैं वो होती हैं। 8 लाख इंडियंस वहाँ पर रहते हैं और काफ़ी व्यापार है। ऐसे में जब वहाँ पर 8 लोग इस तरह से काम करने जाते हैं, किसी कंसल्टेंसी फर्म में काम करने जाते हैं, अचानक उनकी गिरफ्तारी हो जाती है और फौरन उनको सज़ा भी सुना दी जाती है। ये अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। लेकिन जब कोई भी भारतीय कहीं इस तरह के मामले में फंसता है तो जानकारी जो है वो जाती है दूतावास तक या हाई कमीशन तक, वहां पर जाती है। और भारत सरकार ने, क्योंकि ये ऐसा एक मामला है जहां पर परिवारों को भी कुछ पता नहीं चल रहा था, तो भारत सरकार ने बहुत साफ ये कहा है विदेश मंत्रालय के जरिए कि जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। तो रास्ता क्या होता है? रास्ता सबसे पहले तो कानूनी रास्ता होता है, तो वही कोशिश की जा रही है। लेकिन कानूनी रास्तों के अलावा भी रास्ते हैं जिनको एक्सप्लोर किया जाएगा। बिल्कुल कादम्बिनी, और जो आपने बात जो कही कि कानूनी रास्ते के अलावा भी और रास्ते, उमाशंकर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उमा, तो इस मामले में कैसे देखें, क्योंकि ध्यान से सावधानी हम सबको बरतनी है इस मामले में, लेकिन ये भी जानना है कि जो और रास्ते हैं, क्योंकि जो कूटनीति के दायरे में तमाम आते हैं उस पर भारत सरकार पहले भी लगी रही होगी जब से ये 8 नौसेना के पूर्व रिटायर्ड अधिकारी हैं वहाँ पर। तो उस लिहाज से क्या रास्ते और कूटनीति किस तरह से आगे बढ़ रही है, क्या कुछ डिटेल्स हैं आपके पास? जी देखिए, अभी तक की जो जानकारी है उसके मुताबिक कम से कम 2 बार अपील का जो मौका है वो है भारत के पास, और वो कानूनी रास्ते से इन अपीलों के जरिए ही अव्वल तो चाहेगा कि जो भारतीय हैं, 8 भारतीय, उनको वहां से रिहाई मिल जाए और वो सुरक्षित वापस अपने देश चले आएं। लेकिन अगर इन 2 अपीलों में रिहाई नहीं मिलती है, उनको इस सजा से जो है वो उसमें रियायत नहीं मिलती है, तो फिर भारत के पास एक रास्ता है, वो कूटनीतिक रास्ता है, पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक रास्ता है। और उसके लिए अमीर के पास, जो कतर के अमीर हैं, उनके
के पास भारत जो है अपना एक आवेदन डालेगा, उनसे गुजारिश करेगा कि इन भारतीयों की सज़ा माफ़ की जाए। 18 दिसंबर जो है वो कतर का राष्ट्रीय दिवस है, नेशनल डे है, और अमूमन 18 दिसंबर के दिन जो है वो बड़ी तादाद में वहाँ पे कैदियों को माफ़ी दी जाती है। तो एक उम्मीद जो है इस बात की बनती है कि अगर दोनों अपील की प्रक्रिया अगले 1.5 महीने में निपट जाती है, अगले 1.25 महीने में निपट जाती है, और उसमें अगर रियायत नहीं मिलती है कानूनी तरीके से, तो फिर एक जो गुजारिश का रास्ता है वो बचता है। तो देखना होगा कि क्या 18 दिसंबर को किसी तरह का उस पर फैसला हो पाता है। ये सवाल भी आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से पूछा गया था, तो उन्होंने तो कानूनी रास्ते की बात की, और सबसे पहले तो ज़रूरत यही है कि कानूनी रास्ते से आगे बढ़ा जाए, और इसी रास्ते पे भारत अभी चल रहा है। भारत ने ये साफ कर दिया है कि जो अपील है वो फाइल कर दी गई है, लीगल टीम जो है उनको जो फैसले की कॉपी वो मिल गई है। ये भी कहा गया है कि क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मामला है, इसमें किसी भी तरह की कयासबाजी नहीं होनी चाहिए। जो भी आरोप हैं वो गुप्त तरीके से लगाए गए हैं और उनको सार्वजनिक नहीं किया गया है। तो जो भारत की तरफ से जो एक कानूनी फर्म जो है उसको हायर किया गया है, वो मामले की पड़ताल जो है और मामले का जो अध्ययन है उसने किया है, अपील फाइल कर दी गई है, और अब देखना है कि इस अपील का नतीजा क्या निकल कर आता है। जिस तरह के एविडेंस की बात की गई है, क्या कोर्ट में एडमिसेबल है भी या नहीं, तो इन सब पहलुओं पर बात होगी, और अगर कानूनी रास्ते से मदद नहीं मिलती है तो फिर कूटनीतिक रास्ता भी अपनाया जाएगा। निधि। बिल्कुल, उमाशंकर सिंह और कादम्बनी शर्मा, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसा मामला है जो हर भारतीय के जहन में है, संवेदनशील मामला, लेकिन इस पर हम कयास फिलहाल नहीं लगा सकते, लेकिन बात आगे बढ़ रही है। तो इसी बात पर आइए आगे बढ़ते हैं, और जिस कार्यक्रम की हमने शुरुआत सोची थी धनतेरस से जुड़ी हुई, क्योंकि त्योहारों के दिन हैं और कल धनतेरस का त्यौहार है। 5 दिनों में दीपावली का त्यौहार शुरुआत हो गई है इन त्योहारों की। तो इस दिन परंपरागत तौर पर लोग बर्तन, सोना, चांदी, गाड़ियां, घर, संपत्ति खरीदते हैं। अब तो शेयर बाजार में भी इन्वेस्ट किए जाने लगा है। हालांकि सोने में निवेश का सबसे ज़्यादा चलन रहा है। तो इस साल 10 ग्राम सोना 60,580 रुपये है। पिछले साल 10 ग्राम सोना 50,062 रुपये था, और पिछले साल के मुकाबले 21% ज़्यादा है। बीते 5 सालों में सोने पर 13.9% रिटर्न भी मिला है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले बाजार का क्या हाल है, एक ग्राउंड रिपोर्ट देख लेते हैं। धनतेरस पर सोने की रिकॉर्ड बिक्री की उम्मीद है बाजार को। सोना महंगा होने के बावजूद खरीदारी क्यों बढ़ रही है, जानने के लिए हम ज्वेलरी शॉप पर पहुंचे। सोने के इस जड़ाऊ कड़े की कीमत आज की तारीख में 4,50,000 रुपए है, लेकिन महज 1 साल पहले यही कड़ा आप 3,80,000 रुपए में खरीद सकते थे, और 5 साल पहले इसकी कीमत महज 2,40,000 रुपए होती। सोना कारोबारी रोहन शर्मा ने बताया कि आज की तारीख में सबसे ज्यादा रिटर्न सोने पर ही लोगों को मिल रहा है। सर, सोने का दाम मुझे जहाँ तक लास्ट टाइम याद है 2011 में 2013 में 1 महीने के लिए डाउन आया था। अच्छा। और तब फिर सब सोनारों पे भीड़ लग गई थी। अच्छा। बट उसके बाद से डाउन नहीं आया, बढ़ता ही गया है। आंकड़े देखें तो पता चलता है कि सोना निवेश के लिहाज से भी अच्छा साबित हो रहा है। मसलन 2008 में 10 ग्राम सोने की कीमत 11,925 रुपए थी, 2013 में 30,510 रुपए, 2018 में 31,510 रुपए, 2022 में 50,062 रुपए थी, जबकि 2023 यानी इस साल सोना 62,000 रुपए के आसपास बना हुआ है। बीते अगर हम 20 सालों में सोने के आंकड़ों को देखें तो 2003 में 10 ग्राम सोने का जो भाव था वो था 5,600 रुपए, और अगर ठीक 20 साल के बाद में यानी 2003 के बाद अगर 2023 में सोने के भाव की बात करें तो आज 10 ग्राम सोने का जो भाव है वो 62,000 रुपए है। यही वजह है कि सोना महंगा होने के बावजूद लोगों के बीच इसकी डिमांड नहीं घटी है। अच्छा मैम, क्यों महिलाएं ज्वेलरी खरीदने में इतनी ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं? हेलो सर, दिलचस्पी देखो 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू से है। एक तो प्लस फर्स्ट इन्वेस्टिंग पर्पस है, सेकंड की कहीं जाना हो तो गोल्ड ज्वेलरी सबको ही इन्हांस करती है उनके श्रृंगार में। अच्छा, और किस तरीके की ट्रेंड क्या है? मतलब ट्रेंड तो इस वक्त देखो डिपेंड ऑन चॉइस होता है, लेकिन इस टाइम जो लेटेस्ट चल रहा है वो टेम्पल कलेक्शन चल रही है, सबसे ज़्यादा वो ही बिक रहा है। 24 या 22 कैरेट में कुछ ऐसा? देखिए सर, 24 कैरेट को हम कहीं ले जाके शो ऑफ नहीं कर
सकते, वो इन्वेस्टिंग पर्पस है। कॉइन में जैसे बैंक में पैसा रखा है और वो कॉइन रखे हैं, एक बराबर है। जो ऑर्नामेंट्स है वो हम यूज़ कर सकते हैं। नहीं, हर साल तो बजट में नहीं आ पाता, इस बार ही हम थोड़ा सा प्लान कर रहे थे। अच्छा। क्योंकि रेट इतने हाई हैं तो बजट से थोड़ा भारी हो जाता है। तो आपको लगता है कि आपको ये आगे मतलब अच्छा रिटर्न देगा? रिटर्न तो देखिए देता ही है, पहले जो खरीदा हुआ था उसका प्राइस तो उतना ही रहता है, बल्कि बढ़ता ही रहता है जो करंट प्राइस होता है। तो उसके मुकाबले तो मतलब गोल्ड को परचेज करना तो मतलब इन्वेस्टमेंट के हिसाब से काफ़ी सही रहता है। यही वजह है कि घर हो या अंतर्राष्ट्रीय बाजार, जिसके पास जितना सोना है उतनी ही उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत मानी जाती है। नई दिल्ली से सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सराफा बाजार इंदौर में दीपावली की रौनक नजर आने लगी है। हर साल त्योहार के मौके पर 100 करोड़ का कारोबार होता है। वहां की रौनक के बारे में हमें जानकारी दे रहे हैं समीर खान। दीपावली की रौनक बाजारों में नजर आ रही है। धनतेरस से दीपावली की शुरुआत होती है और हम इस समय मौजूद हैं मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के सराफा में, जहां पर आपको रौनक नजर आ रही है। सराफा में लोग आ रहे हैं अपनी अपनी खरीदारी करने, और देखिए किस तरह से हम ये कहें कि सराफा में जो व्यापारी है उनके द्वारा जो है सजाया गया है। जो है हम ये कहें कि बाकायदा यहाँ पर अलग अलग एक डमी भी हम आपको दिखाना चाहेंगे। उस डमी में जो है आपको नजर आएगा कि एक खूबसूरत सी डमी नजर आ रही है। और सराफा में खरीदारी शुरू हो गई है। अलग अलग जो है शॉप्स जो है उन शॉप्स पर जो है लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। हम चलते हैं आपको एक शॉप में लेके। हालांकि उससे पहले जो सराफा के जो व्यापारी एसोसिएशन के जो पदाधिकारी हैं सराफा में किस तरह का कारोबार होता है हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सराफा में किस तरह से जो है लोग खरीदारी करने आ रहे हैं। अजय लाहौटी जी हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करते हैं। अजय लाहौटी जी, किस तरह से सराफा में जो है पर डे खरीदारी होती है? देखिए, यहाँ के जो है परंपरागत जो है व्यापारी हैं सराफा में, परंपरागत जो हमारे ग्राहक हैं जो हमेशा आते हैं, वर्षों से आते हैं, और त्योहारों पे दिन पे उनकी विशेष रुचि रहती है। जो बाजार में एक बार आता है वो सराफे से ही खरीदी करता है, सराफे के अलावा जाता नहीं है। आइए हम चलते हैं इस दुकान में। ये जो शॉप हमें नजर आ रही है, किस तरह से ये शॉप को सजाया गया है पहले हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पर आने वाले दीपावली को लेकर ये शॉप को जो है सजाया गया है। बढ़िया खूबसूरत यहाँ पर जो है ये आप देखिए गेट लगाया गया है। गेट लगाने के साथ ही साथ जो है यहाँ पर जो है दीपावली की तैयारी जिस तरह से घरों में रौनक होती है वैसे ही इस शॉप में भी हमें आपको नज़र आ रही है। बाकायदा जो है सोने और चांदी के जो ज्वेलरी है उस ज्वेलरी को सजाया गया है। और इसी दौरान जो है यहाँ पर ग्राहकों का आने का जो है सिलसिला भी शुरू हो गया। और महालक्ष्मी की मूर्ति जो है, लक्ष्मी पूजन होता है, लक्ष्मी की मूर्ति भी जो है यहाँ पर ग्राहकों के लिए जो है चांदी की बनाई गई है। साथ ही साथ लक्ष्मी पूजन के लिए अलग अलग जो सिक्के होते हैं वो भी बनाए गए हैं। तो इस बार आपने क्या इरादा किया, कितना क्या सोना खरीदने वाले हैं? ये सेट लेने का। अच्छा, ये सेट जो है आपने पसंद। नीरज जी, क्या इस बार डेकोरेशन भी किया गया है आपके पास? हाँ बिल्कुल, इस बार बहुत उत्साह है क्योंकि आज हमारे शोरूम खुले के भी सिर्फ 2 महीने हुए हैं और हमको ग्राहकी में भी बहुत उत्साह दिख रहा है इस बार, क्योंकि नोटबंदी और कोरोना के बाद इस बार लोगों में बहुत उत्साह दिख रहा है खरीदी करने के लिए। इसलिए हमने बहुत नई नई चीज़ें लाए। 1.5 किलो की समैया, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी, 925 की अभी सिल्वर ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा अभी चलन में चल रहा है। तो ये हम सब चीज़ें रख, और हमको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है इस बार। तो हमारे साथ अब धीरेन्द्र कुमार सीईओ वैल्यू रिसर्च मौजूद हैं। बहुत बहुत धन्यवाद धीरेन्द्र जी जुड़ने के लिए। आपने देखा कि लोग परंपरागत तौर पर सोने में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आप अब नया ज़माना है, बताइए किन चीज़ों में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस तरह से जो धनतेरस पर अपनी अगर संपत्ति का इजाफा करना है तो क्या क्या करें और क्या ना करें? ये जब भी आपके रिपोर्ट में जब ये सोने की चर्चा हो रही थी तो लोग अक्सर बोल रहे थे कि ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, और इन्वेस्टमेंट काफ़ी सोने का दाम बढ़ा है, पिछले 5 साल में बढ़ा है। पर अगर पिछले 10 साल और पिछले 50 साल में देखें तो ये महंगाई को बेरली मीट कर पाया है। तो एक लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव और सोने के लिए जो हमारा फैसिनेशन है उसको बिल्कुल देखना चाहिए। हम ज्वेलरी को कंजम्पशन के तौर पे देखना चाहिए, और धनतेरस के दिन जरूर सोना खरीदिए, लेकिन इसको इन्वेस्टमेंट मत मानिए। अब और जो भारत में जो दौर शुरू हुआ है, जिस तरह से लोग अपना SIP करना शुरू किए हैं, रियल इकोनॉमी में पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, और जिस तरह से ये तादाद बढ़ रही है, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने अपने यहाँ अच्छे दिवाली का इंतजाम कर लिया है, क्योंकि इसमें आप पैसा लगाते जा रहे हैं लंबे समय तक। भारत में कभी ऐसा नहीं होता था। भारत में बाजार में पैसा लगाना बिल्कुल ही एक सीजनल एक्टिविटी हुआ करता था। कभी लोग IPO में लगाते थे, बाजार चढ़ जाता था तो लगाते थे, बाजार गिर जाता था तो लोग निराश होकर अपना पैसा निकाल लेते थे।
ये जो लगातार निवेश का दौर है जिसकी वजह से लोगों को खासा फायदा हो रहा है और लिक्विडिटी काफी ज्यादा है, काफी आसानी से लोग निवेश कर पा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आज के दिन लोगों को बारीकी से देखना चाहिए कि क्या चीज पारंपरिक है जिसको कि आप थोड़ा बहुत पैसा जरूर खर्च कीजिए। मैंने देखा है कि लोग कुछ बर्तन खरीदते हैं, कोई मेटल का चीज खरीदते हैं, आप सोने का कॉइन खरीदिए, लेकिन उसको इन्वेस्टमेंट मत देखिए। आपकी बड़ी पूंजी यहाँ नहीं जानी चाहिए। और दूसरा कि बहुत साल तक आपका दिवाली शुभ हो, उसके लिए जरूरी है कि जिस चीज की जरूरत नहीं हो उन चीजों पे पैसा खर्च ना करें। बिल्कुल, आप कह रहे हैं जिन चीज़ों पे ज़रूरत ना हो खर्च ना करें, तो क्या ये ट्रेंड बदला है? क्या जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो इन्वेस्ट करते हैं धनतेरस पर, लेकिन जो जहाँ पर इन्वेस्ट किया जाता है वो क्या एरियाज बदले हैं? सिप, म्यूचुअल फंड्स, इक्विटी, क्या आपने देखा है? क्या आंकलन आपका? जी हाँ, भारत में जिस तरह से ये बदलाव आया है कि बहुत सारे लोग अब SIP करते हैं। 20,000 करोड़ रुपए अब करीब करीब हर महीने निवेश होता है, और ये छोटी तादाद में 500 रुपए, 1,000 रुपए, 2,000 रुपए, 5,000 रुपए के यूनिट्स में होता है। तो और ये करीब करीब कई लाख लोग अब इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जिस रफ्तार से ये बढ़ रहा है और जिस तरह से लोगों को इसमें मुनाफा हुआ है, जितनी आसानी से आप पैसा लगा पाते हैं, जितनी आसानी से आप पैसा निकाल पाते हैं, उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा बाजार खड़ा हुआ है, जो कि एक मुझे लगता है कि एक सीड ऑडियंस है जो कि लोगों को बताएगा कि इससे उन्हें फायदा कैसा हुआ है, और बहुत सारे लोग इसको कर पाएंगे। और आज के दिन आपके लिए निवेश करना कि आपको किसी की मदद लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास आधार कार्ड है, अगर आपके पास एक जनधन अकाउंट है, और अगर आपके पास स्मार्टफोन है, तो आप 15 मिनट में आप अपना पहला निवेश कर सकते हैं, जो कि बाजार से आपको सीधा जुड़ाव देगा। और पहले लोग को लगता था कि निवेश मतलब कोई स्पेकुलेटिव एक्टिविटी है। आम तौर पे लोग को लगता था कि आप कोई सट्टा कर रहे हैं, आप कोई स्पेकुलेट कर रहे हैं। ये धारणा बदल रही है। बिल्कुल, तो एक संक्षेप में अगर एक दो वाक्यों में बताएं तो सिप, म्यूचुअल फंड, इक्विटी, किस पे करें निवेश आम जनता? नहीं, मुझे लगता है कि फाइनेंशियल प्लानिंग का बेसिक फ्रेमवर्क जो है वो बहुत ही ब्रीफ है कि लंबे समय का पैसा आप इक्विटी में लगाइए, कम समय का पैसा आप अपना डिपॉजिट रखिए या किसी डेट फंड में लगाइए जिसमें कि आप बाजार का जोखिम नहीं ले रहे हैं। इक्विटी में लगाने के लिए जरूरी है कि आपके पास कितना भी पैसा हो आप धीरे धीरे लगाइए। अगर आपके पास 5 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है तो आप 5 लाख रुपया कल मत लगाइए, अगले 10 महीने तक, 12 महीने तक 40,000 50,000 रुपये महीना उसको नियमित रूप से लगाइए। दूसरा, कम से कम 5-10 साल के नजरिए से लगाइए। और इस सोच से अगर कोई लगाता है तो उसे मुझे लगता है बाजार में भारी मुनाफा होगा। और पिछले 10 साल में, 12 साल में, 15-20 साल में जिस तरह का निवेश पे जो रिटर्न मिल पाया है वो 12 से 18% का है, जो कि फिक्स्ड इनकम रिटर्न से 2 गुना 2.5 गुना है। बिल्कुल धीरेन्द्र जी, आपने इतनी लाभदायक बातें बताई हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनतेरस से एक दिन पहले कुछ ज्ञान मिला है हमें अपने निवेश को लेकर। देश की बात में एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद महुआ मोइत्रा मामले में आज क्या हुआ है बताएंगे। एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा पर रिपोर्ट मंजूर कर ली है। कल लोकसभा स्पीकर को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। रिपोर्ट के समर्थन में 6 सदस्य, विरोध में 4 सदस्य थे। परनीत कौर ने रिपोर्ट का समर्थन किया है। परनीत कौर कैप्टन अमरिंदर सिंह की पत्नी हैं। और आइए सुनते हैं कि क्या कहना है एथिक्स कमेटी के प्रमुख का। देखिए, आज का एजेंडा केवल मात्र इतना था कि जो रिपोर्ट पिछले 3 बैठक के बाद और साथ ही साथ नीतीश दुबे जी के कंप्लेन और हीरा नंदानी जी की एफिडेविट और अधिवक्ता रात्रि जी का जो बयान था, उसके आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की गई थी, उस रिपोर्ट को कमेटी जो है एडॉप्ट करेगी। उस दिन को एजेंडा भी सर्कुलेट था,
पूरी विस्तृत रिपोर्ट कल ही भेज दी गई थी। आज एजेंडा पे केवल एडॉप्शन की प्रक्रिया होनी थी, उस एडॉप्शन प्रक्रिया में उनसे हुआ, आज रिपोर्ट केवल एडॉप्ट की गई। कुछ बातें ये आ रही हैं कि महुआ मोइत्रा के खिलाफ एक्शन की बात है या दानिश अली के खिलाफ एक्शन की बात है, कुछ ऐसी भी बातें हैं। एक कमेटी अपने पूरी विस्तृत जांच के बाद अपना प्रस्ताव बना के लोकसभा स्पीकर को भेज चुकी है। जो रेजोल्यूशन था वो अडॉप्ट कर लिया गया। अरे नहीं, उन्होंने कहा, हम तो बोले हम उसको प्रक्रिया पर उठाए, अब तो प्रक्रिया का ही पालन नहीं किए, लेकिन इसी पर हम लोगों ने उठाया है। इंसाफी के नहीं, वो कह रहे कि 6-4 से जो है वो बहुमत उसके पास था तो करेगा ही। हाँ, बहुमत उसके साथ है तो वो कर ही सकता है। लेकिन हम लोगों ने विरोध किया, 2 मिनट में चेयरमैन ने मीटिंग ही खत्म कर दी, बात ही नहीं सुना हम लोग। लेकिन जिस तरह से लॉगिन पासवर्ड का मामला है, लॉगिन पासवर्ड मेरा दूसरे के पास है, हमारे पास नहीं, हमको कर दे एक्सप्लेन। मैं खुद कहता हूँ मीडिया में, मुझे ईमेल अपना याद नहीं है, मुझे लॉगिन पासवर्ड याद नहीं है, सिर्फ OTP मेरे पास आता हुआ हमारे पास, जो प्रिविलेज के बाकी कुछ नहीं मेरे पास। OTP मेरे फोन पर आता है, बैंक का पैसा को आप निकालिएगा, बिना पासवर्ड का निकलेगा, आपको आएगा पासवर्ड। एक कहा ये भी जा रहा है कि महुआ की सदस्यता रद्द होती, ऐसी सिफारिश की गई है। अब उसका मन है, वो पावर है, तो बहुमत है, वो तो तानाशाही रवैया पर उतर ही आया है भारतीय जनता पार्टी। जो महुआ को लेकर जो मामला था अप्रूव हो गया, लेकिन जो विपक्षी सदस्य वो कह रहे हैं कि प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ है। देखिए, 3 बैठकें हुई और तीनों बैठकों में अच्छी बातचीत हुई। पहली बैठक में जैसा कि आप जानते हैं 26 अक्टूबर को हुआ था, उस दिन देहात राय जी और ऑनरेबल MP निशिकांत जी को बुलाया गया था और सविशेष तथ्य उन्होंने हम सबके समक्ष रखे थे। उसके बाद महुआ मैत्रा मैडम आई और उसके बाद जो घटना हुई आप सबको ज्ञात है। और आज रिपोर्ट के ऊपर हमारा विचार विमर्श था, लेकिन विचार विमर्श न करते हुए फिर से दानिश अली जी ने हंगामा करना शुरू किया। तो हमारे चेयरमैन साहब ने सही कहा कि वोटिंग करा देते हैं। उसके बाद 5 मिनट के अंदर वोटिंग हुई और 6-4 वोटिंग हुई, 6 समर्थन में और 4 विरोध में। उसके बाद हमने निश्चित किया है कि रिपोर्ट को हम आदरणीय लोकसभा स्पीकर के पास भेजेंगे और उसके बाद क्या होगा वो तय करेंगे। जब एफिडेविट आ गया है, उनकी इच्छा थी दर्शन हीरानंदानी आके कुछ बोलें, तो जब एक बार एफिडेविट आ गया तो उसके बाद क्या बोलने की बात थी, वो स्वर्न एफिडेविट है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसकी ज़रूरत थी। और जिनको सुनना था, सब कमेटी वालों ने निश्चित किया कि इन तीनों को हम सुनेंगे और सारे कागजात हमारे पास थे, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, IT मिनिस्ट्री, सबका रिपोर्ट था, तो सब पढ़ के हमने ऐसा रिपोर्ट बनाया। मैडम, कमेटी की रिपोर्ट तो लोकसभा अध्यक्ष को आप लोग सब देंगे, सब कुछ अगर बता सके क्या कमेटी ने गंभीर माना है, क्या कैसे माने, क्या कार्रवाई? निश्चित तौर पर गंभीर है और मैं बहुत दुखी हूँ। मेरी सहकर्मी थी और बड़े भारी मन से ऐसा रिकमेंडेशन, ऐसे प्रस्ताव हमें भेजने पड़े, लेकिन मैं कहूँगी जो भी हुआ वो ठीक हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ हाउस, ब्रीच ऑफ प्रिविलेज, इन बातों को तो नज़र में रखना होगा। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए कृत्रिम बारिश का सहारा लेने के बारे में विचार हो रहा है। इससे पहले भी एक बार 2018 में कृत्रिम बारिश की योजना बनाई गई थी। IIT कानपुर के प्रोफेसर्स ने तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मौसम अनुकूल ना होने की वजह से संभव हो नहीं पाया। अब फिर से संभावना बन रही है दिल्ली में कृत्रिम बारिश की जाए, लेकिन सबके मन में कि ये होगा कैसे। आइए सुनते हैं कैसे ये होता है। IIT कानपुर के पास एयरक्राफ्ट है अपना, जिसमें क्लाउड सीडिंग करने के लिए फ्लेयर्स का अटैचमेंट इस समय लग चुका है और उसको DGCA ने अप्रूव भी कर दिया है। तो अब इसके द्वारा हम क्लाउड सीडिंग कहीं भी कर सकते हैं और साथ ही हम CII कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज़ के साथ मिलके पिछले 2 महीने से इसकी प्लानिंग कर रहे हैं कि NCR रीजन में क्लाउड सीडिंग के द्वारा पोल्यूशन कंट्रोल हम कैसे करें, कब करें। क्लाउड सीडिंग के द्वारा जो बारिश होती है, वो पानी जब बरसता है तो कुछ समय जो डस्ट के पार्टिकल्स हवा में होते हैं वो नीचे बह जाते हैं पानी के साथ, तो उस समय वातावरण अच्छा प्रदूषण से रहित हो जाता है।
बेंगलुरु में कचरा उठाने वाले सलमान शेख को कचरे के ढेर से 23 बंडल अमेरिकी डॉलर मिले, जिनकी कीमत करीब 25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। ये घटना 1 नवंबर की है। सलमान को जब ये बंडल मिले तो वो घबरा गया और उसने रकम घर में रखी और अपने मालिक को वापस आने का इंतज़ार किया। 5 नवंबर को जब सलमान का मालिक वापस आया तो रकम मालिक के हवाले कर दी। सलमान के मालिक ने पूरी घटना समाज सेवी कलीमुल्लाह को बताई और उनकी मदद से फिर बेंगलुरु पुलिस को ये सूचना दी गई। अब पुलिस ने ये रकम जांच के लिए भेजी है ताकि पता चल सके कि डॉलर असली है या नकली। ये पूरी रकम एक केमिकल में भीगी हुई मिली थी। इसे लेकर भी जांच की जा रही है। उधर कचरे में फेंका हुआ।